नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और आज हमारे साथ हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल हैं। और शुरुआत करें खबरों की, उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में विजय संकल्प महारैली को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और विकास में है 36 का आंकड़ा। अमित शाह ने करनाल जिले में अंत्योदय महासम्मेलन में आयुष्मान भारत चिरायु योजना का किया उद्घाटन। सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, बीते 9 सालों में हरियाणा में आया क्रांतिकारी बदलाव। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की आचार समिति ने पेशी के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और विपक्ष के सदस्यों का हंगामा। बैठक से किया वॉकआउट। समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा, महुआ मोइत्रा ने बैठक में अनैतिक शब्दों का किया इस्तेमाल। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा, भ्रष्ट सांसद को समर्थन दे रहा है विपक्ष। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। भाजपा ने दिल्ली आबकारी घोटाले को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, जांच से क्यों भाग रहे हैं कट्टर ईमानदार। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, रुकना चाहिए इजरायल हमास संघर्ष ताकि बंधकों को छुड़ाने का मिले समय। वहीं रफाह क्रॉसिंग के जरिए विदेशी नागरिकों और घायलों की गाजा से सुरक्षित निकासी जारी। अभियान के तहत निकाले जा रहे हैं 60 से अधिक देशों के लगभग 7,000 नागरिक। और आईसीसी वनडे विश्व कप में आज मुंबई में भारत का सामना श्रीलंका से जारी। श्रीलंका के लिए अंतिम 4 की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जीत है जरूरी। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांकेर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकेर में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के रवैये को देखते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाने का पूरा मन बना लिया है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 58 प्रत्याशियों के नाम की एक और सूची जारी की है। और भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा के आगामी आम चुनावों के लिए 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनावी प्रचार किया। राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके परिवार ने 1 लाख करोड़ रुपए चोरी करने के लिए कालेश्वरम परियोजना को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल जिले में अंत्योदय सम्मेलन में आयुष्मान भारत चिरायु योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद वर्षों तक राम मंदिर निर्माण नहीं होने दिया। गृह मंत्री ने कहा, जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अब लोगों की अभिलाषाओं को पूरा करने का काम किया। एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है, ये तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलल्ला के दर्शन करने जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीते 9 सालों में हरियाणा में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने ना हरियाणा का भला किया है और ना ही वो कभी देश का भला कर सकती है। पार्टी कभी भी ना हरियाणा का विकास कर सकती है, ना देश का विकास। विकास छोड़िए, देश को सुरक्षित नहीं कर सकती। ये कांग्रेस पार्टी जिनके शासन के अंदर आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे। और इसी के साथ ही समाचार में अभी रुक रहे हैं एक विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि किसी देश के विकास में वहां की इंडस्ट्रीज का बहुत महत्व होता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में दक्षिण भारत का विशेष स्थान रहा है। मेरे हिसाब से दिल्ली अगर पॉलिटिकल कैपिटल है, बेंगलुरु देश का टेक्नोलॉजी कैपिटल है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के माध्यम से मैं भारत की और विशेष तौर पर साउथ इंडिया की रिच इकोनॉमिक लेगेसी को देख पा रहा हूं। भारत का सदर्न पार्ट हमेशा से प्रॉस्परस रहा है। राष्ट्र की कल्चरल हेरिटेज को सिक्योर रखने के लिए मैं दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को भारत का एक कल्चरल फोर्ट्रेस मानता हूं, सांस्कृतिक दुर्ग मानता हूं। संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के मामले में लोकसभा की आचार समिति के सामने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की पेशी के दौरान आज हंगामा हो गया। महुआ मोइत्रा के साथ विपक्षी दलों के सदस्य बैठक से बाहर निकल गए। उनका आरोप है कि बैठक के दौरान महिला से पर्सनल और अनैतिक यानी कि व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछे गए, इसीलिए उन्होंने वॉकआउट किया। इस हंगामे के बाद आचार समिति की बैठक समाप्त हो गई। वहीं संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश हुई थी। बैठक में समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर सहित समिति के बाकी सदस्य मौजूद थे। सांसद महुआ मोइत्रा पर गिफ्ट और पैसे लेने के बदले संसद में सवाल पूछने के आरोप हैं। एक इंटरव्यू में
महुआ मोइत्रा ने यह माना था कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इसके लिए उन्होंने कैश या महंगे तोहफे लिए थे। सीबीआई को दी अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट की वकील जय अनंत ने महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था और इसी शिकायत के आधार पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दर्शन हीरानंदानी से कैश और महंगे तोहफे लेकर महुआ मोइत्रा संसद में सवाल पूछती हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से महुआ मोइत्रा को निलंबित करने की मांग की। इससे पहले लोकसभा की आचार समिति जय अनंत और निशिकांत के बयान दर्ज कर चुकी है। वहीं संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के मामले में लोकसभा की आचार समिति के सामने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के साथ विपक्षी दलों के बैठक से बाहर निकलने को लेकर आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि महुआ मोइत्रा सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा ने बैठक में अनैतिक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। कमेटी द्वारा इस जांच का उद्देश्य था कि जो महुआ मोइत्रा के द्वारा जो अनैतिक आचरण का किया गया है, जो उनके ऊपर अनैतिक आचरण का आरोप है, उसकी विस्तृत और गहन जांच करना। महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होकर कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर शब्दों का प्रयोग करते हुए और साथ ही साथ जो विपक्ष के जो ये लोग थे, दानिश अली हों, दूसरे जो बाकी सदस्य हैं, गिरधारी यादव और बाकी लोग, रेड्डी, इन सब लोगों ने बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। और जो उससे उनके ऊपर कंप्लेन है हीरानंदानी जी का, जो उसके सवाल था, उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम किया। वहीं संसद की आचार समिति में सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा और विपक्ष के वॉकआउट करने के मामले पर भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि महुआ मोइत्रा को मीटिंग की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने इस तरह जनता के सामने भ्रामक कहानी पेश करने की कोशिश की है। भाजपा सांसद ने कहा महुआ मोइत्रा का लगातार आचार समिति पर सवाल उठाना निंदनीय है। 15 साल का मेरा संसदीय जीवन का अनुभव है और वो ये सिखाता है कि किसी कमेटी में कोई बातें यदि आप विटनेस के तौर पर देते हैं तो उसको बाहर नहीं बोलना चाहिए कि आपसे कमेटी ने क्या क्या बातें की। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे लोकसभा अध्यक्ष को पहली बार ऐसा मैंने सुना अपने जीवन में कि मैं यदि लोकसभा स्पीकर को कोई पत्र लिखता हूं तो उसके ऊपर भी डिफेमेशन हो सकता है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। लेकिन ये ज़माना एक ऐसा ज़माना है जिसमें कि हमेशा उल्टी गंगा बहती है, तो बहती रही। लेकिन आज जब सभी चीज़ों की इंतहा हो गई, इसके पहले कई एक मीडिया हाउस में चला कि कितनी बार देहात राय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन्होंने किसका जवाब दिया, किसका जवाब नहीं दिया। और जिस एक्यूज्ड को विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहात राय गए, लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मोइत्रा वहाँ गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक
गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ, यह संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। और दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखित जवाब भेजा और पूछा कि किस हैसियत से उन्हें समन भेजा गया है, आम आदमी पार्टी के संयोजक या फिर मुख्यमंत्री के नाते। केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि वो चुनावी राज्यों में प्रचार के कारण व्यस्त हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। और वहीं शराब घोटाले पर केजरीवाल के रवैये पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर पूरे मामले में सूत्रधार होने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का ईडी समन पर पेश ना होना उनके डर को दिखाता है। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां, मैंने गलती की है। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां, मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां, शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा ने राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने केजरीवाल से सवाल पूछे कि वो ईडी से क्यों भाग रहे हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने आज 2 ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम NECP और EEFP लॉन्च किए। कार्यक्रमों का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पहल हमारे ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाएगी और अर्थव्यवस्था को विद्युतीकरण करने में मदद करेगी। We have been following in our country, electrification of the economy and greening of electricity. We've had success. Right now, about 44% of our capacity is already non-fossil. In energy terms, that will be in about 24-25%. But this has to go up. This has to go up. By 2030, we'll have about 65% of our capacity coming from non-fossil fuel sources. We believe that we need to shift from imported forms of energy to indigenous forms of energy. And the way to do that, and one major way of doing that, is to shift our cooking to electricity. And that's what we are endeavoring to do. और इसी के साथ समाचार में अभी रुक रहे हैं एक विराम के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की ओर से आयोजित 51वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। काशी को स्पिरिचुअल सिटी ऑफ वर्ल्ड बताते हुए उपराष्ट्रपति ने काशी की काया पलट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की।
I congratulate the organizers for two aspects in particular. One, the theme, India at G20, empowering sustainable future through governance and technology. And second, काशी को चुना, काशी विश्वनाथ को चुना। वो काशी जो दुनिया की काया पलटती है, जिसने काशी की काया पलटी है हमारे प्रधानमंत्री, वो देखकर मैं अभिभूत हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर एएसआई ने जिला जज वाराणसी की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित हो रहा भव्य और दिव्य राम मंदिर जैसे जैसे आकार लेता जा रहा है, वैसे वैसे अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा की बात हो या फिर सुरक्षा की, प्रदेश सरकार सभी तरह की मुकम्मल व्यवस्था को अंतिम रूप दे रही है। इसी क्रम में परिसर से सटी 12,000 स्क्वायर फीट की भूमि पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने 11 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले पुलिस कंट्रोल रूम की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन के बाद आधारशिला रखी। माना जा रहा है कि पुलिस कंट्रोल रूम राम जन्मभूमि परिसर के अति निकट होने से किसी भी परिस्थिति पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। पुलिस का कहना है कि पुलिस कंट्रोल रूम को सामरिक दृष्टि और सूचना इनपुट को लेकर एक मजबूत स्वरूप में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कंट्रोल रूम में इस तरह की व्यवस्था रहेगी कि समय पड़ने पर किसी भी स्तर की चुनौतियों का सामना किया जा सके। देश दुनिया के आने वाले श्रद्धालु अपने को सुरक्षित महसूस करें और यहां आकर रामलला के दर्शन करके और अयोध्या के धार्मिक परिवेश को आत्मसात करके जा सकें। प्रशासन इस व्यवस्था में जुटा है। राम जन्मभूमि के निकटतम होना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत कम समय में किया जा सके। उसके लिए ये स्थान सब प्रकार से उत्तम है। बहुत प्रसन्नता की बात है आज इस स्थान पर भूमि पूजन हुआ। एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोगों का एक सभी तरह की तकनीक से सभी प्रकार के फोर्सेस का इंटीग्रेटेड एक कंट्रोल रूम रहेगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इसमें हम लोगों ने अभी तक जो भी संपन्न कराए हैं कार्यक्रम, सभी प्रकार से सूचनाओं के एक इस तरह से बेहतर समन्वय और तकनीक का बेहतर सम्मिलन, दोनों चीज़ें हमने इसमें की हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में निर्माणाधीन BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया। यह मंदिर भारत के बाहर सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत हिंदू मंदिरों में से एक होने वाला है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2024 में पूरा होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 से 3 नवंबर तक UAE के दौरे पर हैं। इस दौरान आज केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UAE के विदेश मंत्री महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। अपनी UAE यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अबू धाबी में एक वैश्विक तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र हब 71 का दौरा किया। इस दौरान
मंत्री ने स्टार्टअप्स, निवेशकों और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य हितधारकों से मुलाकात की। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ की इस विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।